जरा सोचिए, एक ही दफ्तर में काम करने वाले दो लोग हैं और दोनों एकदम समान और बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए उनकी कंपनी एक बहुत बड़े संकट में फंस गई है। बिल्कुल। और उन दोनों की ही नौकरी पर मतलब खतरा मंडरा रहा है। अब होता क्या है, पहला इंसान पूरी तरह टूट जाता है। हाँ, तनाव में आ जाता है, रातों की नींद उड़ जाती है उसकी। एकदम सही। और वो हार मानकर बैठ जाता है, जबकि जो दूसरा व्यक्ति है वो उसी समस्या को एक अवसर के रूप में देखता है। वो अपनी रणनीति बदल लेता है। हाँ, और पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरता है। तो मनोविज्ञान और विज्ञान हमें बताते हैं कि इस अंतर का कारण उनकी योग्यता या डिग्रियां नहीं है, ना ही उनका बैंक बैलेंस है। बिल्कुल नहीं। इसका असली कारण उनके दिमाग का, जिसे हम कहते हैं डिफॉल्ट ब्लूप्रिंट है। और आज के इस डीप डाइव में हम इसी ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं। सही कहा। और इसके लिए हम चर्चा कर रहे हैं नॉर्मन विंसेंट पील की उस मशहूर किताब के सारांश पर, जिसका नाम है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। और हमारा मिशन आज श्रोताओं को कोई मतलब इन्फो ओवरलोड देना नहीं है। हम कोई भारी भरकम लेक्चर नहीं देंगे। बिल्कुल। हमारा उद्देश्य उस मनोवैज्ञानिक घर्षण को समझना है जो इंसान को सकारात्मक होने से रोकता है। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। क्योंकि जब हम सकारात्मक सोच जैसा शब्द सुनते हैं ना, तो अक्सर दिमाग में एक अजीब सी तस्वीर बनती है। कैसी तस्वीर? मतलब जैसे कोई इंसान आंखें बंद करके दुनिया की सारी समस्याओं को बस नजरअंदाज कर रहा है। ये सुनने में बहुत ही किताबी या खोखला सा शब्द लगता है ना। और देखिए, यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी पैदा होती है। शुरुआत में ही इस भ्रम को तोड़ना बहुत जरूरी है। या स्रोत सामग्री या ये किताब किसी टॉक्सिक पॉजिटिविटी का प्रचार नहीं करती। मतलब ये हमें ये नहीं बताती कि अगर घर में आग लगी है तो बस कुर्सी पर आराम से बैठ जाएं और सोचे कि वाह, सब कुछ बहुत ठंडा और आरामदायक है। बिल्कुल, ऐसा सोचना तो बेवकूफ़ी है। इसके बजाय ये किताब ठोस और व्यावहारिक तरीके बताती है कि हम अपने सोचने की बुनियादी प्रक्रिया को कैसे बदल सकते हैं। मतलब ये दिमाग की रीप्रोग्रामिंग है। एकदम। ये हमारे दिमाग की उस पुरानी प्रोग्रामिंग को फिर से लिखने का एक मैनुअल है जो हमेशा सबसे बुरे परिदृश्य की कल्पना करने के लिए डिजाइन की गई है। ये एक बहुत ही दिलचस्प बिंदु है, दिमाग की प्रोग्रामिंग। क्योंकि अगर हम विकासवाद या इवोल्यूशन के नजरिए से देखें तो इंसानी दिमाग हमेशा खतरों को पहले भांपने के लिए ही बना है। हाँ, सर्वाइवल मोड। बिल्कुल। मैं यही सोच रही थी कि अगर इंसान का दिमाग हर चीज में सिर्फ सकारात्मकता ही ढूंढता तो शायद आदि मानव कभी खूंखार जानवरों से बच ही नहीं पाता। वो तो मारा जाता, सही बात है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि सकारात्मक सोच हमारे अपने ही जीव विज्ञान के मतलब हमारी बायोलॉजी के खिलाफ जाने की एक कोशिश है? एक हद तक हाँ। हमारा दिमाग सर्वाइवल या जीवित रहने के लिए वायर्ड है, सफलता के लिए नहीं। इसलिए नकारात्मक विचार बहुत जल्दी चिपक जाते हैं। तो सारांश के अनुसार सकारात्मक सोच का असली अर्थ इस डिफॉल्ट सिस्टम को ओवरराइड करना है ना? बिल्कुल। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि दुनिया में सब कुछ हमेशा एकदम परफेक्ट ही होगा। हाँ, समस्याएं तो आएंगी। समस्याएं आएंगी। इसका असली अर्थ है हर कठिन स्थिति में, हर आग में घबराने के बजाय उस समाधान को खोजना, उस फायर एक्सटिंग्विशर को ढूंढना। अच्छा, मैं इसे एक उदाहरण से देखती हूँ। अगर कोई नकारात्मक इंसान है तो वो दुनिया को कीचड़ लगे चश्मे से देख रहा है ना? उसे सब कुछ धुंधला और खराब ही दिखेगा। एकदम सटीक उदाहरण है ये। नकारात्मक लोग समस्याओं के जाल में इसलिए उलझ जाते हैं क्योंकि उनका दिमाग उस खतरे से आगे कुछ सोच ही नहीं पाता। वो बस लकवाग्रस्त या पैरालाइज्ड महसूस करते हैं। मतलब वो सोचकर बैठ जाते हैं कि अरे आग लग गई है, अब तो सब खत्म हो जाएगा। जबकि सकारात्मक इंसान ये सोचता है कि ठीक है, आग तो लगी है, लेकिन अब इसे बुझाने का रास्ता क्या है, यहां से बाहर कैसे निकलना है। बहुत बढ़िया। और यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो ये है कि इस पूरी प्रक्रिया को जो चीज मुमकिन बनाती है वो है विश्वास। विश्वास? हाँ, खुद पर विश्वास, अपने लक्ष्य पर विश्वास और एक परम शक्ति पर विश्वास। स्रोत सामग्री इस बात पर बहुत जोर देती है कि ये विश्वास असंभव लगने वाले कार्यों को भी संभव बना देता है। जरा रुकिए, मुझे यहाँ एक बात थोड़ी खटक रही है। बताइए। जब हम विश्वास की बात करते हैं तो क्या ये सिर्फ एक अंधा भरोसा नहीं है? मेरा मतलब है, क्या केवल यह मान लेना कि सब ठीक हो जाएगा इंसान को निष्क्रिय या आलसी नहीं बना देता? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। लेकिन देखिए, यहाँ विश्वास को केवल एक धार्मिक नजरिए से नहीं समझाया गया है। तो फिर किस नजरिए से? एक मनोवैज्ञानिक एंकर के रूप में।
जब किसी इंसान को ये पक्का भरोसा होता है कि वो इस समस्या का सामना कर सकता है, तो उसके दिमाग का वो हिस्सा शांत हो जाता है जो पैनिक पैदा करता है। ओ, मतलब जो अलार्म बज रहा होता है दिमाग में वो बंद हो जाता है। बिल्कुल। कॉर्टिसोल यानी जो स्ट्रेस हार्मोन है, उसका स्तर गिरता है और दिमाग का वो हिस्सा सक्रिय होता है जो तार्किक सोच और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जिम्मेदार है। अरे वाह, ये तो पूरा विज्ञान है ना? तो विश्वास इंसान को निष्क्रिय नहीं बनाता, बल्कि वो उसे उस मानसिक घर्षण से मुक्त करता है जो उसे काम करने से रोक रहा था। ये स्पष्टीकरण बहुत ही सटीक है। मतलब विश्वास घबराहट को शांत करता है ताकि हम तार्किक रूप से सोच सकें। लेकिन अगर ये विश्वास इतना ही जरूरी है तो ये लाएं कहाँ से? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। हाँ, क्या कुछ लोग पैदाइशी तौर पर आत्मविश्वास से भरे होते हैं और बाकी लोग बस हमेशा डर के साए में जीने के लिए अभिशप्त हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत सामग्री इस पर बहुत स्पष्ट है कि आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं है। इसे खरोंच से, मतलब एकदम शुरुआत से विकसित करना पड़ता है। जैसे कोई मांसपेशी या मसल हो। एकदम सही। ये एक मांसपेशी की तरह ही है जिसे लगातार अभ्यास से मजबूत किया जाता है। तो इसे बनाने का तरीका क्या बताया गया है किताब में? लेखक के अनुसार सबसे पहला और बुनियादी तरीका है हमारी खुद से की जाने वाली बातचीत, जिसे हम पॉजिटिव सेल्फ टॉक कहते हैं। देखिए, यहाँ आके मुझे थोड़ी उलझन होती है, और शायद बहुत से लोगों को होती होगी। किस बात की उलझन? किताब कहती है कि खुद से सकारात्मक बातें करो, लेकिन क्या सिर्फ आईने के सामने खड़े होकर बार बार मैं कर सकता हूँ, मैं एक विजेता हूँ बोलने से सच में दिमाग काम करने लगता है? आपको लगता है ये काम नहीं करता? मतलब क्या ये सिर्फ खुद को धोखा देना नहीं है? क्योंकि अगर किसी इंसान को कोई काम नहीं आता या वो अंदर से बहुत डरा हुआ है, तो सिर्फ जोर जोर से बोलने से वो निपुण कैसे हो जाएगा? हाँ, ये उलझन बहुत आम है। और सच कहूं तो कई लोगों को ये तकनीक थोड़ी बेवकूफ़ी भरी भी लगती है। बिल्कुल, थोड़ी अजीब तो है। लेकिन स्रोत में दिए गए एक बहुत ही शानदार उदाहरण से हम इस मैकेनिज्म को समझ सकते हैं। लेखक ने इंसान के अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड की तुलना एक खेत से की है। एक खेत मतलब जमीन? हाँ, अब एक खेत की क्या खासियत होती है? वो पूरी तरह से निष्पक्ष होता है। आप उसमें जो बीज बोएंगे वही फसल उगेगी। अच्छा। खेत कभी ये बहस नहीं करता कि ये बीज जहर का है या अमृत का। उसका काम सिर्फ उस बीज को पोषण देना और उसे बड़ा करना है। ओह, तो हमारा दिमाग भी उस खेत की तरह है जो हमारे विचारों को फिल्टर नहीं करता। बिल्कुल। हमारा अवचेतन मन कोई तर्क नहीं करता। जब कोई व्यक्ति बार बार कहता है कि मैं असफल हूं या मुझसे ये नहीं होगा, तो अवचेतन मन इसे एक आदेश की तरह ले लेता है। ये एकदम सही। होश शरीर को वैसे ही काम करने के लिए निर्देशित करता है। इसी तरह जब कोई व्यक्ति बार बार सकारात्मक बात कहता है, भले ही शुरुआत में उसे खुद पर यकीन ना हो, तो वो खुद को धोखा नहीं दे रहा है। नहीं, वो दरअसल उस खेत में सही बीज बो रहा होता है। वो अपने दिमाग की पुरानी नकारात्मक प्रोग्रामिंग को एक नई दिशा में काम करने के लिए मजबूर कर रहा होता है। ये बात सच में बहुत गहरी है। मतलब हम अनजाने में रोजाना कितने सारे जहरीले बीज अपने दिमाग के खेत में बो रहे हैं। और फिर हम सोचते हैं कि हम परेशान क्यों हैं। हाँ, अगर हम डर और संशय के बीज बोएंगे तो जाहिर है चिंता की ही फसल उगेगी। लेकिन अगर हम मैं कर सकता हूँ के बीज बोएंगे तो अवचेतन मन उन रास्तों को खोजना शुरू कर देगा। और पता ही यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो ये है कि इस खेत में केवल हम ही बीज नहीं बोते। तो और कौन बोता है? हमारे आसपास के लोग। इसीलिए किताब में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि नकारात्मक लोगों से दूरी बनाना कितना जरूरी है। अच्छा, क्योंकि वो हमारे दिमाग में अपनी नकारात्मक बीज डाल सकते हैं। बिल्कुल। नकारात्मक लोग आपके दिमाग के खेत में खरपतवार या वीड्स की तरह होते हैं, जो आपके आत्मविश्वास के छोटे से पौधे का सारा पोषण खींच लेते हैं। बाप रे, ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। हमें अपने दिमाग के खेत का पहरेदार खुद बनना होगा। 100%। लेकिन चलिए इसे एक कदम और आगे ले जाते हैं। मान लीजिए दिमाग में सही बीज बो दिए गए, तो क्या इतना ही काफी है? नहीं, बीजों को पेड़ बनते हुए भी तो देखना है। हाँ, और उस सफलता को असल जिंदगी में उतारने की जो प्रक्रिया है, ये हमें स्रोत सामग्री की एक बहुत ही दिलचस्प तकनीक की तरफ ले जाती है। विजुअलाइजेशन है ना? एकदम सही, विजुअलाइजेशन। मतलब अपनी लक्ष्य को हकीकत में बदलने से पहले अपने मन की आंखों से पूरी स्पष्टता के साथ देखना। कई बार लोग इसे महज ख्याली पुलाव पकाना या दिन में सपने देखना समझ लेते हैं। हाँ, डे ड्रीमिंग
लगती है ये। लेकिन मनोविज्ञान की दृष्टि से ये एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है। जब कोई इंसान एक ही सफलता के दृश्य को बार बार अपने दिमाग में पूरी भावनाओं के साथ दोहराता है तो क्या होता है? तो दिमाग वास्तविकता और कल्पना के बीच का अंतर भूल जाता है। वो उस सफलता के दृश्य को अपना नया नॉर्मल मान लेता है। अगर मैं इसे अपनी समझ के अनुसार कहूं तो विजुअलाइजेशन बिल्कुल एक आर्किटेक्ट के ब्लूप्रिंट की तरह है। वो कैसे? देखिए, दुनिया की कोई भी बड़ी इमारत सीधे जमीन पर ईंटें रखकर तो नहीं बनती ना। सबसे पहले वह एक कागज पर एक ब्लूप्रिंट के रूप में बनती है। बिल्कुल सही। अगर उस ब्लूप्रिंट में ही दरारें हैं या आर्किटेक्ट को ही नहीं पता कि वो क्या बना रहा है, तो जमीन पर बनने वाली इमारत तो ढह ही जाएगी। एकदम। बिल्कुल वैसी ही सफलता असल जिंदगी में मिलने से पहले इंसान के दिमाग में पूरी स्पष्टता के साथ बननी चाहिए। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो ये ब्लूप्रिंट वाली उपमा बिल्कुल सटीक बैठती है। साथ से ये है कि ज्यादातर लोग जो ब्लूप्रिंट बनाते हैं ना, वो उनकी इच्छाओं का नहीं होता। तो किसका होता है? उनके डरों का। वो लगातार विजुअलाइज करते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, अगर मेरा इंटरव्यू खराब गया तो क्या होगा। हे भगवान, मतलब वे अनजाने में ही अपनी असफलता का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे होते हैं। बिल्कुल। और किताब का सारांश बहुत गहराई से ये समझाता है कि इंसान के जीवन के ज्यादातर डर केवल उसके दिमाग की कल्पना होते हैं, वास्तविकता नहीं। हम उन चीजों से डरते हैं जो शायद कभी होने ही वाली नहीं है। हाँ, क्योंकि डर हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है। लेखक के अनुसार इस काल्पनिक डर को खत्म करने का सबसे बेहतरीन तरीका है वर्तमान में जीना। वर्तमान में जीने से डर कैसे खत्म होता है? इसका क्या मैकेनिज्म है? बहुत सरल है। डर को जिंदा रहने के लिए ना भविष्य की कल्पना रूपी ईंधन चाहिए, फ्यूल चाहिए। अच्छा, भविष्य का फ्यूल। हाँ, जब कोई व्यक्ति अपना पूरा ध्यान इस बात पर लगा देता है कि आज इस पल में मुझे क्या काम करना है, तो वो डर की उस सप्लाई लाइन को ही काट देता है। क्या बात है! मतलब जब दिमाग वर्तमान के काम में पूरी तरह व्यस्त हो जाता है तो भविष्य की अनावश्यक चिंताओं के लिए जगह ही नहीं बचती। बिल्कुल। और इसके साथ ही किताब में प्रार्थना और ध्यान यानी मेडिटेशन को भी दिमाग को वर्तमान में वापस लाने का एक बहुत प्रभावी माध्यम बताया गया है। ध्यान हमारे भटके हुए दिमाग को वापस उस ब्लूप्रिंट पर फोकस करता है जो हम असल में बनाना चाहते हैं। एकदम सही। ये सच में एक बहुत ही तार्किक तरीका है डर को नियंत्रित करने का। भविष्य की कल्पना बंद तो डर का ईंधन खत्म। बिल्कुल। अब मान लीजिए कि किसी ने अपने अवचेतन मन में सही बीज बो दिए, एक शानदार मानसिक ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया और वर्तमान में रहकर डर को काबू में कर लिया। लेकिन मानसिक दुनिया से निकलकर भौतिक दुनिया में सफलता हासिल करने के लिए भी तो कुछ करना होगा ना। वो पुल क्या है जो विचारों को वास्तविकता से जोड़ता है? वो पुल है हमारी रोजमर्रा की आदतें और हमारी भाषा। आदतें और भाषा? हाँ, विचार कितने भी महान क्यों ना हो, अगर वे आदतों में नहीं ढलते तो उनका कोई मोल नहीं है। सारांश में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जीवन हमारी सूक्ष्म आदतों का, माइक्रो हैबिट्स का ही परिणाम होता है। आदतों की जब बात आती है तो क्या स्रोत सामग्री किसी विशेष दिनचर्या की बात करती है? मतलब? मेरा मतलब है, अक्सर लोग कहते हैं कि सुबह जल्दी उठो, मेहनत करो, समय बर्बाद मत करो। ये तो हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं। इसमें नया क्या है? नयापन इन आदतों के पीछे के क्यों में है, रीजन में है। अच्छा, कैसे? केवल सुबह जल्दी उठना सफलता की गारंटी नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि उस सुबह के पहले घंटे में दिमाग में क्या डाला जा रहा है। अगर कोई उठते ही फोन चेक करे और नकारात्मक खबरें पढ़े तो बहुत सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली चीज है जिसका जिक्र किताब में है, और वो है हमारी भाषा का प्रभाव। हमारे शब्दों में हमारी वास्तविकता को बदलने की ताकत होती है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, भाषा का प्रभाव। बिल्कुल। किताब में दिए गए इसके उदाहरण तो कमाल के हैं। अक्सर जब हम किसी मुश्किल परिस्थिति में होते हैं तो हमारा पहला वाक्य क्या होता है? यही कि ये बहुत मुश्किल है या मैं ये नहीं कर सकता। हाँ, अब केवल ये कहने से कि ये मुश्किल है, इंसान के कंधे झुक जाते हैं, ऊर्जा कम हो जाती है और दिमाग हार मान लेता है। एकदम। लेकिन स्रोत सामग्री कहती है कि इसकी जगह केवल एक शब्द बदल दें, और वो शब्द है चुनौती। और केवल इस एक शब्द के बदलने से शरीर की पूरी केमिस्ट्री बदल जाती है। बिल्कुल। मुश्किल शब्द हमें थकाता है,
लेकिन चुनौती या चैलेंज शब्द हमारे अंदर के योद्धा को जगा देता है। हाँ, दिमाग अटैक मोड में आ जाता है। एकदम। जैसे ही कोई इंसान किसी समस्या को चुनौती कहता है, उसका दिमाग समाधान खोजने के मोड में आ जाता है। ये इतनी छोटी लेकिन कितनी गहरी तकनीक है। केवल अपनी शब्दावली बदलकर हम अपने अवचेतन मन को एक नया निर्देश दे रहे हैं। ये मनोविज्ञान का एक बहुत ही गहरा सिद्धांत है। हमारे शब्द ही हमारे विचारों को आकार देते हैं। विचार भावनाओं को तय करते हैं। भावनाएं हमारे कर्मों को जन्म देती हैं। और कर्म हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। ये एक पूरी चेन है जो केवल एक शब्द से शुरू होती है। तो अगर हम इस पूरी प्रक्रिया को एक फ्रेमवर्क में ढालना चाहें तो वो क्या होगा? किताब इस पूरी यात्रा को किन मुख्य स्तंभों पर खड़ा करती है? इन सभी रणनीतियों को समेटते हुए किताब सफलता के 5 मुख्य तत्वों का एक फॉर्मूला सामने रखती है। कौन से 5 तत्व? सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास, विश्वास, मेहनत और निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी। और ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है। तो क्या है? ये एक दूसरे से जुड़े हुए गियर की तरह काम करते हैं। मैं इसे समझना चाहूंगी। ये 5 तत्व आपस में कैसे जुड़ते हैं? देखिए, सकारात्मक सोच वो चिंगारी है जो इंजन को चालू करती है। ठीक है, चिंगारी मिल गई। जब ये चिंगारी जलती है तो आत्मविश्वास रूपी इंजन धड़कने लगता है। लेकिन किसी भी इंजन को चलने के लिए ईंधन चाहिए, फ्यूल चाहिए। और वो ईंधन है हमारा विश्वास, है ना? एकदम सही। खुद पर और उस परम शक्ति पर विश्वास। अब इंजन चालू है और उसमें ईंधन भी है। लेकिन गाड़ी तो तब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक पहिए जमीन पर न घूमे। और वो जमीन पर घूमने वाले पहिए हैं मेहनत या हार्डवर्क। बहुत खूब। और अगर दिशा सही नहीं है या गाड़ी थोड़ी दूर जाके रुक जाए तो? वहीं पर 5वां तत्व आता है, निरंतरता। ये स्टीयरिंग व्हील है और वो लगातार एक्सेलरेटर दबाए रखने की प्रक्रिया है। मतलब रुकना नहीं है। बिल्कुल। अगर इंसान लगातार मेहनत नहीं करेगा, अगर वो बीच में ही सकारात्मक होना छोड़ देगा, तो गाड़ी वहीं रुक जाएगी। विचारों को कर्म में और कर्म को निरंतरता में बदलना ही इस पूरी प्रक्रिया का अंतिम लक्ष्य है। हाँ, किताब स्पष्ट करती है कि केवल बैठकर अच्छी बातें सोचने से कुछ हासिल नहीं होगा। आपको उस ब्लूप्रिंट पर ईंटें भी रखनी होंगी। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? आप ही बताइए। अगर हम आज की इस पूरी गहरी चर्चा और स्रोत सामग्री को समेटें तो द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग का मुख्य संदेश यह नहीं है कि दुनिया में कभी कोई दुख या परेशानी नहीं आएगी। बिल्कुल नहीं। इसका संदेश ये है कि बाहरी परिस्थितियां चाहे जो भी हों, इंसान के अंदर ये शक्ति है कि वो उस परिस्थिति के प्रति अपनी प्रतिक्रिया, अपना रिस्पॉन्स खुद चुन सकता है। एकदम सही बात है। और वो प्रतिक्रिया ही इंसान की हकीकत तय करती है। हम अपनी जिंदगी के निर्माता खुद हैं। अपने दिमाग के खेत में सही बीज बोना, नकारात्मक खरपतवारों को उखाड़ फेंकना, सफलता का एक स्पष्ट ब्लूप्रिंट बनाना। हाँ, और अपनी शब्दावली से असंभव और मुश्किल जैसे शब्दों को हटा देना और फिर निरंतर मेहनत करना। यही वो रास्ता है जो एक औसत जिंदगी को एक असाधारण जिंदगी में बदलता है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हार न मानना और हर समस्या में एक नया अवसर खोजना, यही इस किताब का मूल मंत्र है। और सारांश का अंतिम संदेश इस पूरी चर्चा का सबसे सटीक निचोड़ है कि अगर आप अपने विचार बदल लेते हैं तो आपकी दुनिया अपने आप बदल जाएगी। बाहरी दुनिया हमेशा वैसी ही रहती है, बस उसे देखने वाले का चश्मा, उसका नजरिया और उसकी मानसिक संरचना बदल जाती है, जिससे परिणाम भी पूरी तरह से नए और सकारात्मक हो जाते हैं। ये सच में एक ऐसा विचार है जो लंबे समय तक सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। हमारे सोचने का तरीका ही हमारी दुनिया की सीमाएं तय करता है। अगर सोच सीमित है तो दुनिया भी छोटी लगेगी, और अगर सोच विशाल है तो संभावनाएं भी असीमित होंगी। एकदम सही। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज की इस स्रोत सामग्री के आधार पर हम एक अंतिम विचार के साथ इस चर्चा को विराम देंगे। बताइए। चूंकि हमने गहराई से ये समझा कि शब्द और विचार ही हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग करते हैं, तो जरा इस पर विचार कीजिए। कल सुबह जब कोई इंसान सोकर उठता है और उसकी आंखें खुलती हैं, तो सबसे पहला वाक्य जो वो खुद से कहेगा वो क्या होना चाहिए? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। क्या वो कल की किसी अधूरी चिंता की शिकायत होगी, जैसे ओ आज फिर वही थकान भरा काम करना है, या फिर वो आज के नए दिन के लिए कोई चुनौती और उम्मीद भरा वाक्य होगा? बिल्कुल, क्योंकि मनोविज्ञान कहता है कि सुबह बोला गया वो पहला वाक्य ही पूरे दिन का मनोवैज्ञानिक ब्लूप्रिंट तय कर देता है। तो सोचने वाली बात यह है कि कल सुबह का आपका वो पहला ब्लूप्रिंट क्या होने वाला है।